नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सारांश कंपटीशन क्लासेस के एकेडमी में कि हौसलों के तर्कस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे ज़िंदगी में सब कुछ, लेकिन फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। तो प्यारे मित्रों, अपने ऑफलाइन बैचेज में इंडियन हिस्ट्री चल रहा था और इस इंडियन हिस्ट्री के अंदर अपन ने एक तो सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा था, एक अपना वैदिक साहित्य पढ़ा था। तो उसमें से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके पुराने एग्जाम्स वगैरह में आ रखे हैं, तो इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे, महत्वपूर्ण चर्चा। और प्यारे मित्रों, आगे जो आपके एग्जाम होने वाले हैं और जहाँ जहाँ पे भी आपका इंडियन हिस्ट्री पोर्शन लगता है, वहाँ पे यहाँ से वापस क्वेश्चंस आने की 101% आपके संभावना रहेगी। तो चले मित्रों, शुरुआत करते हैं प्रश्नों की। पहला प्रश्न है कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका कौन सा? हेरोडोट्स। कौन सा? हेरोडोट्स। और हेरोडोट्स ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था हिस्टोरिका। क्या नाम था? हिस्टोरिका। यह आपके मित्रों किसके यानी विश्व के इतिहास के पिता कौन है? हेरोडोट्स। जबकि बात करें कि भारत के इतिहास के पिता कौन माने जाते हैं, वो माने जाते हैं आपके वेद व्यास जी, जिन्होंने ग्रंथ लिखा कौन सा? महाभारत। एक मत और मिलता है जिसके अनुसार माने जाते हैं मेगस्थनीज, यानी भारत के इतिहास के पिता कौन भी माने जाते हैं? मेगस्थनीज, जिन्होंने ग्रंथ लिखा था और ग्रंथ का नाम था इंडिका। कौन सा डिका? इंडिका लिखा था। इसके अलावा एक और मत मिलता है, और मत मिलता है आपके किसका? यानी रामायण का। और रामायण के रचनाकार आपके वाल्मीकि जी। और रामायण में वाल्मीकि जी ने राजस्थान के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया है, वो शब्द आपका कौन सा है? मरुकांतार शब्द। कौन सा शब्द? मरुकांतार शब्द का प्रयोग किया है। ओके प्यारे मित्रों, इसके अलावा बात करें कि एक स्टेप नीचे, राजस्थान इतिहास के पिता कौन कहलाते हैं? वो कहलाते हैं कर्नल जेम्स टोड, जिन्हें बोला जाता है घोड़े वाले बाबा। क्या बोलते हैं? घोड़े वाले बाबा बोला जाता है। ओके मित्रों, अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध क्यों थी? तो इसका राइट आंसर होता है आपका ऑप्शन के अनुसार सुनियोजित शहर हेतु। किसके लिए? सुनियोजित शहर। अब बात करें कि सिंधु घाटी सभ्यता अपने जिस पद्धति पे बनी हुई थी, वो पद्धति का नाम है चेम्सफोर्ड पद्धति, या इसे आप क्या बोलते हैं? ग्रिड पद्धति। कौन सी पद्धति? ग्रिड पद्धति। यानी बात करें कि राजस्थान के अंदर जो जयपुर शहर बना हुआ आपका, वो ग्रिड पद्धति पे बना हुआ। ग्रिड पद्धति का मतलब ऐसा होता है, यानी ऐसे शहर या ऐसी जगह जो आपके बिल्कुल सड़कें जहाँ पे 90 डिग्री के कोण पे काटती है आपस में, वो शहर कहलाता आपका ग्रिड पद्धति पे बना हुआ शहर। तो आपकी जो कालीबंगा सभ्यता वगैरह और जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, इसके शहर किस पद्धति पे बने हुए थे? ये आपकी ग्रिड पद्धति पे बने हुए। इसके अलावा बात करें कि राजस्थान की जो आपकी कालीबंगा सभ्यता, जो आपके हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कालीबंगा, यानी काले रंग की चूड़ियाँ। तो ये सभ्यता आपकी, यहाँ पे जो शहर बने हुए थे, वो आपके ग्रिड पद्धति पे बने हुए थे। ओके, चले मित्रों, आगे बात करते हैं। सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय क्या था? तो इनका मुख्य व्यवसाय मित्रों व्यापार था। कौन सा था? व्यापार इनका मुख्य व्यवसाय था। ओके, अब यहीं से बात करें थोड़ी सी अपन कि सिंधु वासियों की मुख्य फसल कौन सी थी? तो यह आपकी कौन सी? जौ एवं गेहूं। कौन सी? जौ एवं गेहूं, ये इनकी मुख्य फसल थी। और राजस्थान में एक साथ दो फसल लेने के साक्ष्य सर्वप्रथम कहाँ से मिले? वो मिले आपके कालीबंगा सभ्यता से। कहाँ से मिले? कालीबंगा सभ्यता से। बात करें कि कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की है? तो खोज की है अमलानंद घोष ने। जबकि बात करें कि कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन कार्य किसने किया है, तो वो किसने किया है? बीके थापर ने। किसने? बीवी लाल और बीके थापर ने कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन कार्य किया। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम जानकारी किसने दी है? तो सर्वप्रथम जानकारी दी है चार्ल्स मेसन ने। किसने दी है? चार्ल्स मेसन ने 1825 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो की खुदाई के प्रभारी, यानी जब मोहनजोदड़ो के अंदर खुदाई हुई थी, तो यहाँ पे प्रभारी किसे बनाया गया था? तो प्रभारी बनाया गया था सर जॉन मार्शल। किसको बनाया गया था? सर जॉन मार्शल को बनाया गया था। और मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ होता है मित्रों, वो होता है मुर्दों का टीला। क्या होता है? मुर्दों का टीला। ओके, अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता कौन सी सभ्यता थी? तो यह आपकी कांस्ययुगीन सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता की लिपि कौन सी है? तो लिपि कौन सी आ जाएगी आपकी? भाव चित्रात्मक लिपि। कौन सी है? भाव चित्रात्मक लिपि यहाँ की लिपि थी। ओके मित्रों, चलो, जबकि बात करें कि जो मिस्र के राजा कहलाते थे, यानी मिस्र के जो राजा है वो क्या कहलाते थे? तो ये कहलाते थे फराओ। क्या कहलाते थे? फराओ। अगला प्रश्न है कि खरोष्ठी लिपि लिखी जाती थी। खरोष्ठी लिपि लिखी जाती थी, तो भाई साहब ये आपकी लिखी जाती थी दाएं से बाएं। किधर लिखी जाती थी? दाएं से बाएं लिखी जाती थी। यह आपकी कौन सी लिपि है? खरोष्ठी लिपि। ओके मित्रों, चलिए बात करें। अगला प्रश्न है कि स्वास्तिक चिन्ह देन है, तो ये सिंधु घाटी सभ्यता की देन है। किसकी देन है? जो अपने स्वास्तिक चिन्ह जो साठा बनाता है, साठिया,
वो अपने किसकी देन है? सिंधु घाटी सभ्यता की देन है। अगला है, आदि मानव ने सर्वप्रथम सीखा था, क्या करना सीखा था? तो सबसे पहले आग जलाना सीखा था। अगला प्रश्न है कि आग का आविष्कार हुआ पूरा पाषाण काल में, किसमें हुआ? पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ था। अगला प्रश्न है, सबसे पहला पालतू जानवर कौन सा बना? तो सबसे पहला जो पालतू जानवर बना था वो बना था डॉग। क्या बना था? कुत्ता बना था। अगला है, सिंधु सभ्यता थी, तो ये कौन सी सभ्यता थी? आद्य ऐतिहासिक सभ्यता। कौन सी थी? आद्य ऐतिहासिक सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता। अगला है कि हड़प्पा सभ्यता स्थित है, ये किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा सभ्यता, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा रावी नदी के किनारे। किसके किनारे? रावी नदी के किनारे। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? तो ये प्रमुख बंदरगाह है लोथल। कौन सा? लोथल। और लोथल पड़ता है आपका गुजरात में। कहाँ पे पड़ता है? गुजरात के अंदर पड़ता है। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा वासी किस धातु को नहीं जानते थे? तो हड़प्पा वासी भाई साहब आपके किसको? लोहा धातु को नहीं जानते थे। ओके, चलिए मित्रों बात करते हैं आगे। माय डियर, अगला प्रश्न है कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन का रंग कैसा था? तो ये रंग था आपका कौन सा? रेड रंग। कौन सा? लाल रंग के यहाँ से बर्तने मिले हैं, जिन्हें बोलते हैं लाल मृदभांड। क्या बोलते हैं? लाल मृदभांड बोलते हैं। अगला है कि चावल के साग से कहाँ से मिले हैं? तो चावल के साग से मिले आपके लोथल एवं रंगपुर से। कहाँ से? लोथल एवं रंगपुर से आपके क्या मिले? चावल के साग से मिले। अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता का मान्य प्राप्त काल कौन सा है? तो मान्यता प्राप्त काल है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, जो आपकी रेड डाटा कार्बन पद्धति से निकाला गया है। अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो स्थित है, मोहनजोदड़ो स्थित है, तो मोहनजोदड़ो आपका स्थित है लकराना पाकिस्तान में। कहाँ पे? लकराना पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो स्थित है। ओके मित्रों, अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की है? तो मोहनजोदड़ो की खोज की है रखालदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में। कब की है? 1922 ईस्वी में। ओके, अगला है कि नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली है? ये मिली है मोहनजोदड़ो से। और प्यारे मित्रों, ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं, तो इन प्रश्नों को अच्छे से एक बार देखना, एक दो बार देख के रिवाइज करना। अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत क्या मिली है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत मिली है अन्नागार, जो मोहनजोदड़ो से मिले। अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो की प्रमुख स्मारक ये क्या मिली है आपको? तो ये मिली है वृहत स्नानागार। क्या मिले हैं? वृहत स्नानागार मिले। अगला प्रश्न है कि मेसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो मेसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ है यानी दो नदियों के बीच की भूमि। कौन सी? दो नदियों के बीच की भूमि, ये क्या कहलाती है? आपके मेसोपोटामिया। दो नदियां थी आपकी कौन सी? दजला और फरात। कौन सी थी? दजला और फरात, दो नदियों के मध्य स्थित मेसोपोटामिया। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा की खुदाई हुई थी 1921 में, और किसने की थी? दयाराम साहनी द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी के लोगों ने पूजा की है, किसकी पूजा की है? मातृ देवी की पूजा की है। अगला प्रश्न, पुराणों की संख्या कितनी है? 18। अगला प्रश्न है कि पुराणों की रचना कब कब हुई आपकी? तो ये हुई है भाई साहब आपकी कब? गुप्त काल में। अब यहीं से बात करें अपन कि आपका जो वैदिक काल आता है, वैदिक काल यह आपका 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक आता है। कब तक आता है? 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व आता है। और बात करें कि आपके 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व तक आपका जो काल कहलाता है वो काल कहता है ऋग्वैदिक काल। कौन सा काल? ऋग्वैदिक काल। और बात करें कि 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का जो आपका काल कहलाता है वो कहलाता है आपका उत्तर वैदिक काल। कौन सा? उत्तर वैदिक काल। और बात करें कि 600 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईसा पूर्व तक का जो काल कहलाता है वो कहलाता है आपका महाजनपद काल। कौन सा कहलाता है? महाजनपद काल कहलाता है। अगला प्रश्न है कि सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो ये है आपका मत्स्य पुराण। कौन सा? मत्स्य पुराण। पुराणों के रचयिता कौन है? तो आपके भाई साहब लोमहर्ष एवं उग्रसर्वा। कौन है? लोमहर्ष व उग्रसर्वा आपके पुराणों के रचयिता है। अगला प्रश्न है कि वेद एवं वेदांगों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या आपके 4 है, वेदांग 6 है। कितने हैं? 6। बात करें कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये आपके 4 वेद है, और वेदांग कितने? आपके 6 है। अगला प्रश्न है कि उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो उपनिषदों की संख्या है भाई साहब आपके 108। कितनी है? उपनिषदों की संख्या है 108। अगला प्रश्न है कि पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो ये था आपका कौन सा? अल बरूनी। कौन सा था? अल बरूनी पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था।
अगला प्रश्न है कि उपनिषद की विषय वस्तु क्या है? तो इसकी विषय वस्तु है दर्शन, फिलोसॉफी, जिसे आप क्या बोलते हो? फिलोसॉफी। तो ये आपके दर्शन किसकी विषय वस्तु है? ये उपनिषदों की विषय वस्तु। अगला है ब्राह्मण ग्रंथ का संबंध है? तो ब्राह्मण ग्रंथों का संबंध है कर्मकांड से। किससे है? कर्मकांड से आपका संबंध है। अगला प्रश्न माय डियर, तो प्रश्न है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ये आपका ऋग्वेद है। कौन सा है? ऋग्वेद, जिसमें आपके ऋचाओं का उल्लेख मिलता है। किसका? ऋचाओं का उल्लेख मिलता है। चलिए आगे बात करते हैं। गद्य व पद्य शैली में कौन सा वेद लिखा गया है? ये लिखा गया है यजुर्वेद। और ये जो गद्य पद्य की शैली होती है ना मित्रों, इसे बोलते हैं चंपू शैली। कौन सी शैली? चंपू शैली, यानी ऐसी शैली जो गद्य और पद्य में लिखी जाती है, चंपू शैली कहलाती है। अगला प्रश्न कि शतपथ ब्राह्मण संबंधित है? ये ब्राह्मण ग्रंथ है भाई साहब शतपथ आपका, और ये किससे संबंधित है? यजुर्वेद से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि तंत्र मंत्र का उल्लेख किसमें मिलता है? तो तंत्र मंत्र का उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में। किसमें? अथर्ववेद में, जिसकी रचना की थी अथर्वा ऋषि ने। किसने की थी? अथर्वा ऋषि ने रचना की थी। अगला प्रश्न है कि भारतीय संगीत का जनक कौन सा वेद कहलाता है? तो ये वेद कहलाता है भाई साहब आपका सामवेद। साम का मतलब होता है संगीत। क्या होता है? संगीत, यानी ऐसा वेद जो संगीत से संबंधित है या भारतीय संगीत का जनक कहलाता है, वो आपका सामवेद। अगला प्रश्न है कि गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? तो ये लिया गया आपका ऋग्वेद से। किससे? ऋग्वेद से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगला प्रश्न है कि गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो ये सावित्री, यानी सूर्य देवता को समर्पित है। किसको? सवित्र, यानी मूलतः आपकी किसको समर्पित है? सवित्र को। और सवित्र का मतलब होता है सूर्य देवता, यानी गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? सूर्य देवता को समर्पित है। अगला है गोत्र शब्द का उल्लेख किसमें मिलता है? तो गोत्र शब्द का उल्लेख मिलता है भाई साहब आपके अथर्ववेद में। किसमें मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। अगला है कि भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन है? भगवान श्री कृष्ण। कौन है? भगवान श्री कृष्ण आपके किसके? भागवत धर्म के प्रवर्तक है, जो मुरली बजाया करते थे, गोपियों के साथ रास रचाया करते थे। वो कौन से? आपके भगवान कृष्ण। अगला प्रश्न है कि भक्ति आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो ये की थी भाई साहब अलवार संतों ने। किसने? अलवार, यानी एक तो नयनार संत, एक आपके अलवार संत। तो अलवार संतों ने आपके किसकी? भक्ति आंदोलन की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है कि आर्यों की जानकारी का स्रोत कौन सा मिलता है? तो आर्यों की जानकारी का स्रोत मिलता है ऋग्वेद। कौन सा? ऋग्वेद। अगला है ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन सी है? तो यह नदी है भाई साहब सिंधु नदी। कौन सी? सिंधु नदी, जिसे उस जमाने के अंदर हिंदू नदी भी बोला जाता था। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी किसे बताया गया है? तो ये बताया गया आपके सरस्वती नदी। कौन सी नदी? सरस्वती नदी को ऋग्वेद में सबसे, यानी ऐसी कौन सी नदी है जिसका वेदों में उल्लेख हुआ है? तो ऋग्वेद में उल्लेख होने वाली नदी कौन सी है? सरस्वती नदी। ओके मित्रों, आगे बात करें कि ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता कौन सा है? इंद्र है, जिसे आपके पुरंदर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पुरंदर बोला जाता है। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद में सबसे नया मंडल कौन सा है? तो सबसे नया मंडल है भाई साहब आपके कौन सा? 10वां मंडल। बात करें कि मंडल नंबर 2 से, यानी ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है, और इन 10 मंडलों में आपका मंडल नंबर 2 से लेकर 7 तक के कहलाते हैं सबसे प्राचीन मंडल, जिन्हें बोला जाता है वंश मंडल। क्या बोलते हैं? जिन्हें वंश मंडल बोला जाता है। ओके, अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद में सोम को समर्पित मंडल कौन सा है? तो भाई साहब ये आपका 9वां मंडल है। कौन सा है? 9वां मंडल। अगला प्रश्न है सत्यमेव जयते किससे लिया गया है? तो ये लिया गया मुंडक उपनिषद से। किससे लिया गया? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगला प्रश्न आपका, और प्रश्न है कि प्राचीन विधि के निर्माता कौन है? तो ये आपके मनु है। कौन है? मनु। अगला प्रश्न है कि स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन कौन सा ग्रंथ है? तो यह आपका है मनुस्मृति। कौन सा है? मनुस्मृति। अगला प्रश्न है पुस्तक मिताक्षरा के लेखक कौन है? तो यह आपके विज्ञानेश्वर। कौन है? विज्ञानेश्वर। अगला प्रश्न है कि महाभारत का अन्य नाम क्या है? जय संहिता। क्या नाम है? जय संहिता। अगला प्रश्न माय डियर कि महाभारत के पारसी अनुवाद का शीर्षक, या आपको अगर प्रश्न पूछ ले कि महाभारत का पारसी अनुवाद क्या कहलाता है? ये कहलाता है रज्मनामा। क्या कहलाता है? रज्मनामा कहलाता है। अगला प्रश्न है कि महाभारत के रचयिता कौन है? तो यह आपके कौन से? महर्षि वेदव्यास द्वैपायन। कौन है? महर्षि वेदव्यास द्वैपायन आपके महाभारत के रचयिता। अगला प्रश्न कि आर्यों का भारत में आगमन कब हुआ?
तो 1500 ईसा पूर्व से पहले आगमन किनका हो गया था? आर्यों का। अगला प्रश्न है कि आर्य सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? तो सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान में आपके आर्य लोग बसे थे। अगला प्रश्न है कि ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा कौन सी थी? तो ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा संस्कृत भाषा थी। अगला प्रश्न है कि आर्य लोग भारत आए थे तो कहाँ से आए थे भाई? मध्य एशिया। कहाँ से? मध्य एशिया से आर्य लोग भारत आए थे। अगला प्रश्न है कि शून्यवाद का प्रतिपादन किसने किया है? तो शून्यवाद का प्रतिपादन किया है नागार्जुन ने। किसने किया है? नागार्जुन ने शून्यवाद का प्रतिपादन किया। अगला प्रश्न है माय डियर कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थल ये कहाँ पे माना जाता है? लुम्बिनी में। कहाँ पे? लुम्बिनी 563 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न है कि बुद्ध की मृत्यु कहाँ पे हुई? कुशीनगर 483 ईसा पूर्व में। अब आपके प्रश्न आता है कि बताओ भाई भगवान बुद्ध का जन्म, भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ? लुम्बिनी। लुम्बिनी के बाद में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई? बोध गया बिहार में। कहाँ पे हुई? बोध गया बिहार में। अगला प्रश्न पूछा जाता है कि भगवान बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया आपका? सारनाथ में। कहाँ पे दिया? सारनाथ में। अगला प्रश्न आता है कि भगवान बुद्ध का निर्वाण कहाँ पे हुआ? कुशीनगर में। किसी में? कुशीनगर या कुशीनारा में। ओके। अगला प्रश्न है कि बुद्ध की मृत्यु या निर्वाण कहाँ पे हुआ? कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न है कि बुद्ध की मृत्यु की घटना क्या कहलाती है? ये कहलाती है महापरिनिर्वाण। क्या कहलाती है? महापरिनिर्वाण बुद्ध की मृत्यु की घटना कहलाती है। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? तो ये थे वैसा आपके आलार कलाम। कौन थे? आलार कलाम। लेकिन इनके पास से संतुष्ट नहीं होते, फिर ये थोड़ा आगे बढ़े थे। अगला प्रश्न है कि बुद्ध द्वारा ग्रह त्याग की घटना क्या कहलाती है? महाभिनिष्क्रमण यानी घर से निकलना। रात की वैसा 12 बजे घर से निकले थे, है ना। तो ये आपके कौन थे? यानी गौतम बुद्ध। कौन से? गौतम बुद्ध, जिनका मूल नाम क्या था? सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ, जिनका मूल नाम था। ओके मित्रों, चलो आगे बात करते हैं कि बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? ये कहलाता है धर्मचक्र प्रवर्तन। क्या कहलाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है। बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो ये दिया था आपका सारनाथ में। कहाँ पे दिया था? सारनाथ में। बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिए हैं? तो बुद्ध ने उपदेश दिए पाली भाषा में। किस में? पाली भाषा में। अगला प्रश्न है कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती में। कहाँ पे दिए? श्रावस्ती में। अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि। तो ये आपके कौन से के? बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। कौन से? बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है आपके कौन से? बुद्ध, धम्म और संघ। ओके मित्रों, अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो ये प्रजापति आपकी कौन सी? महाप्रजापति गौतमी, जो भगवान बुद्ध की मौसी की थी। कौन थी? भगवान बुद्ध की मौसी थी। अगला प्रश्न है कि प्रथम बौद्ध संगति कब हुई? 483 ईसा पूर्व में राजगृह में। द्वितीय बौद्ध संगति कब हुई? तो आपकी 383 ईसा पूर्व में वैशाली में। तृतीय बौद्ध संगति कब हुई? 251 ईसा पूर्व में। और कहाँ पे हुई? पाटलिपुत्र में। कहाँ पे हुई? पाटलिपुत्र में। माय डियर, यहाँ से आपका अगला प्रश्न है कि चौथी बौद्ध संगति यानी चौथी बौद्ध संगति प्रथम शताब्दी कुंडन वन कश्मीर में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? कुंडन वन कश्मीर में हुई थी। अगला प्रश्न कि बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित कथा क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है जातक कथाएं, जो बहुत सारी प्रचलित है भगवान बुद्ध के बारे में, जो आप यूट्यूब वगैरह कहीं पे भी जाके सुन सकते हो। यानी जातक कथाओं का संबंध किससे है? भगवान बुद्ध से, जो उनके पूर्व जन्म के आधारित जो कहानियाँ होती है। अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? या प्रमुख ग्रंथ पिटक। और पिटक आपके भाई साहब कौन से? 3 प्रकार के। पिटक का शाब्दिक अर्थ होता है टोकरिया। क्या होता है? टोकरिया। और पिटक आपके कौन कौन से? विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधंग पिटक। अगर मित्रों इनकी आप ज़्यादा डिटेल पूर्वक जानकारी प्राप्त करना चाहते हो, टू द पॉइंट अगर जानकारी प्राप्त करना चाहते हो, तो ये पूरी क्लासेज आपकी ऑनलाइन आपकी यूट्यूब चैनल सारांश कंपटीशन क्लासेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे एक आध तो डली हुई है। बाकी क्लासेज अपन कंटिन्यू लगातार बहुत जल्द लाने वाले हैं। अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म का पूजा स्थल क्या कहलाता है? तो ये पूजा स्थल भाई साहब चैत्य मंडप कहलाता है। अगला है बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? तो ये भाई साहब आपके अशुघोष है। प्रश्न है कि आजीविक पंथ का प्रवर्तक किसने किया है? तो मखाली घोषाल ने किसने किया है? मखाली घोषाल ने किया। अगला प्रश्न, हिजरी संवत की शुरुआत कब हुई? 622 ईसा पूर्व में। कब हुई? 622 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न है कि सिखवाद का प्रवर्तन कब हुआ? तो 1500 ईस्वी में हुआ। अगला प्रश्न है इस्लाम के प्रवर्तक कौन है?
हज़रत मोहम्मद साहब। कौन है? हज़रत मोहम्मद साहब। अगला प्रश्न है कि हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? तो 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? मक्का में। अगला है जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन है? ऋषभदेव, जिन्हें आप आदिनाथ भी बोलते हो। और बात करें कि जैन धर्म में अब तक कुल आपके 24 तीर्थंकर हो चुके हैं। कितने? 24 तीर्थंकर हो चुके। ओके मित्रों, अगला प्रश्न है कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर यानी 24वां कौन है? तो ये आपके महावीर स्वामी है। कौन है? महावीर स्वामी। अगला प्रश्न है कि जैन धर्म की जीवनी का उल्लेख ये आपके किस में मिलता है? कल्पसूत्र में। किस में मिलता है? कल्पसूत्र में। सूफी धर्म आंदोलन का विकास 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कब हुआ था? 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। अगला प्रश्न है कि महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली में हुआ था। अगला प्रश्न है महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई थी? तो 668 ईसा पूर्व में पावापुरी में। किसमें? पावापुरी में हुई थी। ओके, अगला प्रश्न है कि महावीर स्वामी किस राजघराने में पैदा हुए थे? तो ये हुए थे भाई साहब क्षत्रिय में। किसमें? क्षत्रिय में होते। और महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे? जामाली थे। अगला प्रश्न है कि महावीर एवं बुद्ध दोनों के उपदेश किसके शासनकाल से संबंधित है? तो बिंबिसार के शासनकाल में मिलते हैं। तो प्यारे मित्रों, अपन ने कोशिश की है कि आपके जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आ रखे थे उनको एक जगह एकत्रित करने की। बाकी आपके जो और क्वेश्चन इनसे संबंधित मिलेंगे उनको अपन समय समय पर लाते रहेंगे। और अगर प्यारे मित्रों आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और प्यारे मित्रों, सोमवार से अपने पीटीटी, बीएसटीसी और पशु परिचर का बिल्कुल फ्रेश न्यू बैच प्रारंभ होने जा रहा है। तो इच्छुक विद्यार्थी इस बैच में जरूर भाग लेवे। और जानकारी के लिए बता दूं मित्रों कि सारांश कंपटीशन क्लासेस के एकेडमी में जो ऑफलाइन बैच चलेंगे वो आपके शनि महाराज मंदिर के सामने जो आपका आशीर्वाद प्लाजा है ब्यावर रोड पे, वहाँ पे आपके ऑफलाइन बैच आपके सोमवार से प्रारंभ होने वाले हैं। धन्यवाद मित्रों।